हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 12th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 15 जो आपका है संविधान का निर्माण, ये बताने वाला हूँ। इसमें जो भी NCERT में टॉपिक है, सारे टॉपिक का जो है सो आपको मैं एक एक पॉइंट जो है सो बताऊँगा। यदि ये टॉपिक आप समझ गए तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय संविधान का निर्माण आखिर हुआ कैसे। तो भारतीय संविधान के निर्माण से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो भारतीय संविधान का जो निर्माणकर्ता थे, आखिर वो निर्माणकर्ता जो है सो किस प्रकार चुने गए। तो लगभग ये आप समझ जाइए कि जो 45 और 46 1945 और 1946 में जो आपको प्रांतीय स्तर का जो चुनाव हुआ था, यानी राज्यों का जो चुनाव हुआ था, उनके सांसदों ने भारतीय संविधान के जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे सदस्यों का चुनाव जो है सो वही सांसदों ने किया था। और इसका जो है सो चुनाव किसी भी सार्वभौमिक बेस मताधिकार के आधार पे नहीं किया गया था। 1945 और 1946 में जो आपका प्रांतीय स्तर पे जो चुनाव हुआ था, उसके सांसद ने संविधान के जितने भी 300 सदस्य कुल सदस्य थे, वो 300 के सदस्य का जो है जो चुनाव वही सांसद ने किया। तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका जो सबसे प्रथम बैठक होती है संविधान सभा की, वो होता है 9 दिसंबर 1946 को, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक होता है। और इस पहले बैठक में अध्यक्षता जो करते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। किसी कारणवश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस जो आपका बैठक था 9 दिसंबर 1946 को, उस बैठक में अनुपस्थित थे, इसीलिए उनके अनुपस्थिति में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सो उस बैठक में भी कुछ महत्वपूर्ण जो है सो आपको चर्चाएं हुई, लेकिन असली जो चर्चा होती है वो होता है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जो है सो आपको संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। उसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, जो संविधान सभा के परमानेंट जो है सो आपको क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। इस प्रकार जो है सो आपका क्वेश्चन जो है सो आपको पूछ सकता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, इसके अध्यक्षता किसने किया था। तो आपको डायरेक्ट जवाब देना है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसके अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अध्यक्षता कब शुरू की, ये 11 दिसंबर 1946 को किए थे। तो संविधान सभा जो बन रही थी, ये उस समय में बहुत उथल पुथल का दौर चल रहा था। उस समय में जो आपको प्रांतीय स्तर पर जो चुनाव हुआ था, उसमें 82% सीट पे जो है सो कांग्रेस क्या जो है सो विजय प्राप्त हुआ था। और मुस्लिम लीग का जो है सो जहाँ भी आरक्षित सीट था वहाँ पे जो है उसको विजय प्राप्त हुआ था, जिसके कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में आने से इनकार कर दिया, इसको बायकॉट कर दिया। तो आपको जो है सबसे पहले ये समझना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। और कुल इस हिसाब से जो है सो आपको बैठक जो हुई थी वो 114 बैठक हुई थी। और संविधान सभा अंतिम रूप जो ग्रहण किया था वो 26 नवंबर 1949 को जो है सो संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान लागू किया गया था। अब क्वेश्चन इसमें है कि आपका ये जो संविधान सभा की जो 114 बैठक हुई, उस 114 बैठक में आखिर क्या सब चर्चाएं हुई। यदि आप ये चर्चाएं आप समझ गए तो A to Z जितने भी क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो। तो सबसे पहले आया था इसमें चर्चा कि आखिर मत का प्रयोग जो है सो हमारे भारत में कौन कर सकते हैं। तो जितने भी सदस्य थे, सारे के सारे सदस्य एक मत हो गए कि कभी भी
जो सरकार का चुनाव होगा वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा और सारे जितने भी सदस्य थे, अन्य फैसले पे बहुत सारे जो है सो आपको एकजुट नहीं थे, लेकिन ये जो फैसला लिया गया कि मत का जो है सो प्रयोग वही कर सकते हैं जो वयस्क नागरिक हो, इसीलिए इस पर चर्चाएं हुई और अंतिम फैसला लिया गया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सरकार का चुनाव होगा। दूसरा जो है सो आपका जो चुनाव का जो आपका होता है कि इसमें जो चर्चाएं होती है धर्मनिरपेक्षता पे बल दिया जाता है कि आखिर भारत जो है सो भारत को कौन सा जो है सो धर्म वाला देश जो है सो घोषित किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, अरब मुस्लिम राष्ट्र है, इसी प्रकार ब्रिटेन ईसाई राष्ट्र है। इस प्रकार जो है सो लगभग विश्व में देखा गया तो सारे जितने भी देश हैं एक धर्म का वो देश था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते थे, जिसके कारण जो है सो चर्चाएं जो है सो हुई और सारे इस बात पे सहमत हुए कि भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया जाए। मतलब भारत सरकार किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म जो है सो अपना सकता है, कोई भी हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, सिख ईसाई, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। तो दूसरा जो है सो चर्चा जो हुआ था वो जो है सो भारत को कौन सा धर्म घोषित किया जाए, कौन सा राष्ट्र के धर्म घोषित किया जाए, इस पे चर्चा हुई थी। तीसरा चर्चा जो हुई थी वो पृथक निर्वाचन से था। इस पृथक निर्वाचन में जो है सो ये कहा गया कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि जो SC ST हैं उनके साथ जो है सो जातियाँ की जा रही है, उनके साथ अपमान का भाव किया जाता है, इसीलिए इनका जो चुनाव होना चाहिए वो पृथक निर्वाचन के आधार पे जो है सो होना चाहिए। तो NCERT का लैंग्वेज मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है सो आपको RB धुलेकर ने PK बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने लोगों को बांटने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करके एक चाल चली थी। RB धुलेकर ने PK बहादुर को क्या संबोधित किया था कि अंग्रेजों ने भारत को बांटने के लिए एक चाल चली थी और ये जो चाल था यही पृथक निर्वाचन व्यवस्था था, जिससे कि सारे देशवासी जो है क्या हो अलग अलग हो जाए, देश की राजनीति में बंटवारा हो जाए। लेकिन बहुत सारे जितने भी संविधान निर्माता के सदस्य थे वो इस बात पे मतभेद था सभी को कि पृथक निर्वाचन करने से देश में एकता भंग हो जाएगी, इसलिए जो है सो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। और संविधान निर्माता बहुत बार डिस्कशन करते करते अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने धरती पर शांति बनाए रखने के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ देने की सलाह की और पृथक निर्वाचन की मांग के विरुद्ध सबसे बड़ा तर्क यह था कि यह देश की राजनीतिक एकता के लिए अत्यंत हानिकारक है। पृथक चुनाव प्रणाली के विरुद्ध दलीलों के पीछे एक कारण यह भी था कि भारत को एकता बनाए रखा जाए। देश की राजनीति एकता और राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति को देश की सच्चा नागरिक बनना आवश्यक था। प्रत्येक समूह के राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना आवश्यक था और ये कहा गया कि यदि आप पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को जो है इस देश में उतना आदर के भाव से नहीं देखा जाता है, तो आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाएगी। सभी डिपार्टमेंट जितने भी सरकारी नौकरी है उनमें उनका जो है सो क्या होगा, आरक्षित सीट होगा। इस बात पे सारे के सारे मान गए। अंत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को क्या किया गया, नेगलेक्ट कर दिया गया। तो पहला जो डिस्कशन का विषय था संविधान में, वो पहला डिस्कशन का विषय क्या था, मत। अंत में फैसला लिया गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर मत का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा हुआ कि भारत को कौन सा धर्म का देश घोषित किया जाए, तो भारत को जो है सो धर्म निरपेक्ष घोषित किया गया। भारत सरकार किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। तीसरा जो है सो विषय किस पर डिस्कशन हुआ, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पर डिस्कशन हुआ। अंत में देश में शांति स्थापित करने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को भी त्याग दिया गया। उसके बाद आपका था शक्ति। आखिर किसको शक्ति प्रदान किया जाए, यानी केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्रदान किया जाए या राज्य को ज़्यादा शक्ति प्रदान किया जाए, किसको शक्ति प्रदान किया जाए। सारे का जो है सो कहना अलग अलग जो था कि किसको जो है सो सबसे ज़्यादा शक्ति प्रदान किया जाए, केंद्र को शक्ति प्रदान किया जाए या राज्य को शक्ति प्रदान किया जाए। इस संदर्भ में जो है सो बहुत डिस्कशन हुआ। अंत में जो है सो विषय वस्तु बांट दिया गया कि केंद्र
कि विषय वस्तु में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य के विषय वस्तु में केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा, और ऐसा भी विषय वस्तु होगा जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करेंगे, इसे कहा गया समवर्ती सूची। इस प्रकार केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सारे विषय वस्तु को बांट दिया गया। केंद्र के विषय वस्तु में राज्य नहीं हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य के विषय वस्तु में केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसके बाद जो है सो सबकी शक्ति बांट दिया गया, लेकिन ज़्यादा शक्ति जो है सो कहा गया कि ज़्यादा जो शक्ति होती है वो जो है सो आपको केंद्र को दिया गया। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि केंद्र शक्तिशाली है, क्योंकि 356 के अंतर्गत जितने भी शक्ति होती है राष्ट्रपति शासन लागू करके कि राज्य की शक्ति जो है सो केंद्र अपने हाथ में ले लेती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं भारत में केंद्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद जो है सो आपको मुद्दा आया भाषा पे कि भारत की जो है सो राष्ट्रभाषा क्या होगी। अंत में जो है सो इस मुद्दे पर भी बहुत सारे डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के बाद जो है सो आपको महात्मा गांधी का कहना था कि हिंदुस्तानी को जो है सो भारत का राष्ट्रभाषा बनाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तानी एक ऐसा उस समय में भाषा था जो हिंदू और उर्दू के मेल से बना हुआ था, और लगभग भारतवर्ष में जितने भी जनसंख्या थी वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू और उर्दू बोलने वाली की संख्या ज़्यादा था। लेकिन इस पर जो है सो साउथ इंडियन जो थे, दक्षिण भारत के लोग, वो उग्र हो गए और हंगामा करने लगे। अंत में जो है सो ये फैसला लिया गया कि भारत की राष्ट्रभाषा कुछ कोई भी नहीं होगा, राजभाषा हिंदी होगा, और सभी स्टेट का अपना अपना जो है सो राजभाषा होगा। और आज से यानी संविधान जो आपका बनकर तैयार हुआ और संविधान लागू हुआ उस दिन से लेके और अगले 15 साल तक भारत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, अंग्रेजी होगा, और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी प्राथमिकता दी जाएगी। बाद में देखा जाएगा यदि हिंदी को मानने वाले ज़्यादा होंगे तो उसे राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आज के समय में यदि कोई भी कहे आपको कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। राजभाषा यदि कहे तो हिंदी आप कह सकते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना अपना राज्य भाषा है, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सो क्या है, हिंदी और इंग्लिश है आज के समय में। इस प्रकार जो है सो जितने भी आपको संविधान सभा में आपको 114 बैठक हुई, और संविधान बनकर जो है सो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। बहुत सारे विषयों पर जो है सो चर्चाएं हुई, और इस प्रकार जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। इसमें बहुत सारे लोगों का जो है सो कहा जाता है प्रमुख जो है सो योगदान है। इसमें जो है सो खास करके जो योगदान के बारे में यदि कहा जाए तो इसमें जो है सो आपको 4 सदस्य का मुख्य योगदान था। सबसे पहले नाम आप रखिए जवाहरलाल नेहरू का, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल का, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, उसके बाद भीमराव अंबेडकर का। भीमराव अंबेडकर के दो जो है सो आपको सहयोगी थे। जो आपका पहला जो सहयोगी थे गुजरात के एम मुंशी, और दूसरा थे मद्रास के अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। इतने जो है सो लोग महत्वपूर्ण जो है सो संविधान के निर्माण में योगदान दिए। जैसे आप सबसे पहले आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है सो योगदान को आप नहीं भूल सकते। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, और उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के बाद उन्होंने कहा था कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होगा वो केसरिया होगा, सफ़ेद होगा, गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। और उन्हीं के जो सुझाव था, जो आज के समय में जो आप झंडा देख रहे हैं वो झंडा वही रखा गया जो आपका केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का और 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा है, और बीच में गहरे नीले रंग का चक्र है। तो संविधान के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का योगदान आप समझ गए। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल का क्या काम था। वल्लभ भाई पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों का प्रारूप लिखने में खास मदद की, और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति भी पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इस प्रकार जो है सो वल्लभ भाई पटेल
जितने भी संविधान में नियम कानून बनते जा रहे थे वो पर्दे के पीछे उसको लिखते जा रहे थे। और इस प्रकार जो है सो 26 नवंबर 1950 को जो संविधान पूरा बनकर जो है सो तैयार हुआ और जो है सो लिखा गया, वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही लिखा गया और वही 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के तो अध्यक्ष ही थे। सभा में चर्चा, रचनात्मक दिशा ले, सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यही उनकी जिम्मेदारी थी कि वाद विवाद के विषय आवे तो दोनों वाद विवाद को कैसे सुलझाया जाए। वो खास करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो है सो आपको ये शक्ति दी गई कि वो वाद विवाद को कैसे ख़त्म करे और सबको पक्ष विपक्ष सारे को बोलने का अधिकार दिया जाए। उसके बाद आपका जो है सो प्रख्यात विधिवेत्ता अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर का योगदान भी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें संविधान सभा के पितामह भी कहा जाता है और सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से ये एक थे संविधान सभा के। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अंबेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। यदि आपको कहा जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है सो चेयरमैन किनको बनाया गया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया, तो आपको लिखना पड़ेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उनके साथ दो अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के KM मुंशी थे, दूसरा मद्रास के अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान किया था। उस प्रशासनिक अधिकारी को भी आप भूल नहीं सकते। उन प्रशासनिक अधिकारी का नाम था BN राव। वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्था का गहन अध्ययन करके कई चर्चाएं पत्र तैयार किए थे। दूसरे अधिकारी थे SN मुखर्जी। तो BN राव और SN मुखर्जी का भी संविधान सभा में योगदान प्रमुख था और इनकी भूमिका प्रमुख योजनाकार की थी। ये जो SN राव थे, इनकी जो है सो प्रमुख भूमिका क्या था, योजनाकार की। प्रमुख जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता ये रखते थे कि जो आपका भाषा सब जो गूढ़ होते थे, जिन्हें समझने में देशवासी को कठिन होता था, उसे वो ट्रांसलेट करते थे। अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करने की जिम्मेदारियां थी। इस काम में कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। आप कह सकते हैं एक लमसम में 3 वर्ष का समय लगा था। लेकिन यदि आपको कहा जाए कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान हुई चर्चाओं में मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए थे। ये लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। देश के भावी स्वरूप पर, भारतीय भाषाओं, राष्ट्र की कौन सी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसी होनी चाहिए और कैसे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भारत में जो है सो सरकार की चुनाव किस हिसाब से होनी चाहिए, मत का प्रयोग कौन करेगा, फिर निर्वाचन, पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर भी डिस्कशन किया गया। उसके बाद भारत को कौन से धर्म के देश जो है सो बनाया जाए, भाषा पे चर्चाएं हुई, शक्ति किसको सबसे ज़्यादा दिया जाए। ये सब सारे के सारे जितने भी डिस्कशन हुए वो 114 जो बैठक हुआ था उसमें हुआ था। अंतिम रूप जो है सो आपको लिया गया भारतीय संविधान का 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। इस प्रकार जो है सो शुरू से लेके अंत तक जो भी आपका NCERT का टॉपिक था वो मैं सारा का सारा टॉपिक जो है सो एक्सप्लेन किया हूँ। इसको आपको 2 से 3 बार जो है सो देखने हैं और 2 से 3 बार आपको सुनने हैं। सुनने से आपको जो है सो शुरू से लेके अंत तक सारा स्टोरी दिमाग में छा जाएगा। उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप जवाब दे सकते हैं। इसके बाद मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सो लेके बहुत जल्द से जल्द आऊँगा और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो है सो आपको फिर इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का जो है सो समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब जो है सो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।